नमस्कार, जय हिंद। आयुष हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी की जो उपशाखाएं हैं उनके बारे में बात किया था। इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी जीवन का निर्माण कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारे शरीर की, किसी भी जीव की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट कैन कैरी आउट लाइफ्स एक्टिविटीज़, जो जीवन की गतिविधियों को संचालित करती है। ठीक है, तो ये सेल से कई सेल्स जब मिल जाते हैं और वो किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करते हैं, कई सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, अर्थात ऊतक का निर्माण करते हैं। और कई ऊतक मिल करके किसी अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ये ऑर्गन किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करता है। जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये डिफरेंट अंग हैं। कई टिश्यू मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो कई ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक ऑर्गन सिस्टम का नाम है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसका काम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन सिस्टम को संचालित करना। जब हम डाइजेशन सिस्टम में देखेंगे तो इसमें बक्कल कैविटी, अर्थात आपके मुख से लेकर के, क्योंकि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, आपके मुख से शुरू होती है, और ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें बक्कल कैविटी, फिर स्टमक, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इन सभी ये एक मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि इस ऑर्गन सिस्टम में कई ऑर्गन्स शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें माउथ शामिल है, स्टमक शामिल है, छोटी आंत शामिल है, बड़ी आंत शामिल है और लीवर शामिल है। तो ये मिल करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का निर्माण होता है। जब विभिन्न अंग व्यवस्थित रूप से जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म, जीव का निर्माण होता है। याद रखना है कि संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर किसी भी समग्र की जो सभी अवयव हैं उन सभी अवयवों का एक व्यवस्थित जोड़ होता है। जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप के जब सभी अंग व्यवस्थित रूप से अपनी जगह पर जहां होने चाहिए वहां पर लगे होते हैं तो वो एक लैपटॉप अर्थात स्ट्रक्चर बनता है। अगर इसी लैपटॉप को तोड़ दीजिए, पटक दीजिए, सारे अंग उसके अलग अलग हो जाएं, अलग होने के बाद आप उसकी स्क्रीन को पलट करके लगा दीजिए, उसका जो कीपैड है उसको नीचे लगा दीजिए, सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दीजिए, तो क्या उसको आप लैपटॉप बोल पाएंगे? जी नहीं, उसको लैपटॉप नहीं बोल पाएंगे। तो स्ट्रक्चर, संरचना होती है किसी भी समग्र के जो उसके अवयव हैं उन अवयवों का व्यवस्थित जोड़। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या है, विभिन्न अंगों का एक व्यवस्थित जोड़ है। जैसे कि हमारा शरीर, किडनी का जहाँ स्थान है वो वहीं पर है। अगर किडनी इधर उधर होती है, हार्ट इधर उधर होता है तो फिर शरीर को समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर नेचर ने बनाया है उससे कोई समस्या उसमें उत्पन्न होती है तो पूरे शरीर को तकलीफ फिर होती है। ठीक है, अर्थात पूरी संरचना को समस्या उत्पन्न होती है। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म से सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, सेल से होती है। तो इसकी शुरुआत हम भी सेल के बारे में करते हैं। तो ये रही सेल, आप देख सकते हैं ये सेल पूरी तरीके से एक विकसित सेल है जो पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है। इस सेल के सभी अंग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक लेयर ये बनी हुई है, देख रहे हैं लेयर, जैसे कि एक बैलून है, आप बैलून ले लें, बैलून के अंदर पानी भर दें तो उस पानी को रोकने का काम कौन कर रहा है, बैलून की जो परत है। तो इस सेल के अंदर जो जीव द्रव्य है ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है। इस जीव द्रव्य में ही सेल के जो विभिन्न अंग हैं वो इसे में फ्लोट कर रहे हैं, हल्का तैर रहे हैं। और तो जैसे बैलून में पानी है उसी तरीके से यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, और बैलून की जो परत है वो उनको रोके, पानी को रोके रखने का काम करती है। इसी तरीके से ये बाहर जो लेयर आप देख रहे हैं ये लेयर जीवद्रव्य को रोके रखने का काम करती है। और इसी जीवद्रव्य में ये सारे, ये राइबोसोम है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्म, और यहाँ पर न्यूक्लियस है, नाभिक है। तो इस तरीके से सभी अंग इसमें लगे होते हैं। क्लियर? आगे देखें, यहाँ पर ये एक, अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से विकसित, अर्थात ये यूकैरियोटिक सेल है, और ये अविकसित सेल है, इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक सेल। जिस तरीके से इस सेल में सभी अंग आप देख रहे हैं पूरी तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस सेल में सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल जो कि विकसित अवस्था में है, अगर उसके विभिन्न अंगों को हम जानने की कोशिश करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म, अभी मैंने बताया साइटोप्लाज्म ये जो लिक्विड है उसे हम साइटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लाइसोसोम, सबका अपना काम है, वो हम डिटेल में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्ट्रक्चर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। न्यूक्लियस, सबसे शुरुआत हमें न्यूक्लियस से करनी चाहिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद और राइबोसोम्स, ये डॉट कलर जो देख रहे हैं आप डॉट डॉट, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे और इसी में डीएनए भी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवधारियों की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इसका नाम, इसे हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी जीवधारी का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सेल से। अर्थात सेल ही तो फाइनली मिल करके किसी जीव का निर्माण कर रहे हैं। भले ही सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से किसी जीव का निर्माण होता है, लेकिन फाइनली इसका उद्भव कहाँ से होता है? सेल से। इसीलिए हम सेल को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और ये सेल ही है जिसमें सारी गतिविधियाँ संपादित होती हैं, इसीलिए हम इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती रहती है, ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसी को हम सेल थ्योरी भी कहते हैं, जो कि स्लाइडेन और स्वान ने बताया था। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? प्रो मीन्स जो होता है प्राइमेटिव, प्राइमेटिव का मतलब आदिम। आदिम जैसे कि जो आदिम मानव होता था, क्या आज की मानव से तुलना करें तो क्या वो विकसित अवस्था में था? जी नहीं, वो विकसित नहीं था। तो इसी तरीके से ऐसी कोशिकाएं जो अविकसित होती हैं, जिसके सभी अंग विकसित नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इनमें केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग, ये सब बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। हर सेल में जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। इवन जो वायरस होते हैं उनमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय जो कोविड-19 वायरस है, कोविड-19 है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आप गूगल करके बताइए। ठीक है, गूगल करेंगे, कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो कोविड-19 का एक जेनेटिक मटेरियल है, उस मटेरियल का क्या नाम है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। अब आप तुक्का भी लगा सकते हैं, तो तुक्का मत लगाइए, एग्जैक्ट जानने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन जोड़ी नहीं होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन जोड़ी नहीं होती। और एक खास बात है कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ गया। अब आगे चले। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यह पूर्णतः विकसित होती हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं किसमें मिलेंगी आपको? पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों, इनमें पाई जाती है। अर्थात जो पेड़ पौधे हैं, जीव हैं विभिन्न प्रकार के, इनमें कौन से सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, जो कि पूरी तरीके से विकसित होती है। आपको जरा मैं पीछे ले चलूँ, आपको दिखाया था मैंने यहाँ पर, ये पूरी तरीके से एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें कि सारे अंग आपको दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये पूरी तरीके से विकसित है यूकैरियोटिक सेल, और ये अविकसित है जिसमें
आप इस तरीके का कोई आकृति नहीं देख रहे हैं कि इसमें राइबोसोम दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल ये दिख रहा है। आप यहाँ पर जो रस्सी की नुमा संरचना देख रहे हैं इसके भीतर, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए इसका पूरा नाभिक, सारी चीज़ें, न्यूक्लियस वगैरह क्लियर है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल, जो कि ये पूर्णतः विकसित है और ये अविकसित सेल है। क्लियर हो गया। ये संरचना हमें कहाँ मिलती है? यूकैरियोटिक सेल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में, जबकि ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें देखने को मिलती है। ये वो एक कोशिका की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो बहुकोशिकीय होती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और बातें। यहाँ पर हमने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, पूरी तरीके से विकसित होती हैं और ये पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों में पाई जाती हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से थोड़ी भिन्न होती है। अभी हमने देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो पेड़ पौधों, जंतुओं में पाई जाती हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे और जंतुओं की कोशिकाएं सेम होती हैं? जी नहीं, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि जो पौधों की कोशिका होती है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति, एक दीवार पाई जाती है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। जबकि जंतु कोशिका में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अर्थात हमारी जो सेल है उसमें क्या सेल वॉल मिलेगा? जी नहीं, उसमें सेल वॉल नहीं मिलता है, लेकिन पेड़ पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। इसके अलावा जो जंतु कोशिका होती है उसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसी हरित लवक से पौधे भोजन बनाते हैं। तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता, इसी की वजह से हम अपना जीव भोजन नहीं बना पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसीलिए उन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्लियर। यहाँ पर अंतर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि हमने देख लिया। क्लियर। यहाँ पर मैंने एक अंतर डाल दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। देखिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और इनकी क्या विशेषताएं हैं। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं, एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में पूर्णतः विकसित होती है तो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया है, आर्किया है। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मतलब लिटिल ऑफ, मतलब उसमें बहुत सारे अंग, ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें विभिन्न ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। ये सारे अंग इस यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक अंतर आप देख सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑल सेल्स हैव ए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। वो कोई भी कोशिका हो, इस अंतर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कोई भी कोशिका हो उसका सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होगा, साइटोप्लाज्म होगा ही होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है। इन दोनों सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता ही होता है। और यहाँ पर चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और उसका जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो बैलून है, बैलून आपका वो झिल्ली है। ठीक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को, साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर के होता है। इसमें जो बाहरी और भीतरी परत है वो प्रोटीन से बनी होती है और जो मध्य की परत है वो लिपिड से बनी होती है, लिपिड अर्थात फैट। ठीक है, तो इसमें जो बाहरी और भीतरी परत है वो किससे बनी है? प्रोटीन से। और जो बीच की परत है वो किससे बनी है? लिपिड से बनी है। क्लियर हो गया। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण
अंतःद्रव्यी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और इसमें राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? राइबोसोम की होती है। ठीक है, राइबोसोम न्यूक्लियस से निकल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाता है और यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे होते हैं, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला से राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको ज़रा सा इमेज के रूप में देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जुड़ा है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। ठीक है, यही राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री हैं, क्योंकि यही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ करके से सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। तो श्वसन से संबंधित जो प्रारंभिक क्रिया है वो कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य से शुरुआत होती है। श्वसन से संबंधित जो प्रारंभिक क्रिया है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है? ख़त्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और आपको पता है कि श्वसन की क्रिया से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब भी आप कुछ खाते हैं, पानी पीते हैं, सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो होता है, तब आपको जा कर के एनर्जी मिलती है। इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का श्वसनांग कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलें। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या कहलाता है? क्रेब्स साइकिल। आगे हम देखेंगे श्वसन क्रिया जब पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में एटीपी जनरेट होता है और यही एटीपी जब एडीपी में अर्थात टूटता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, हमको एनर्जी फील होती है। ठीक है, एटीपी से एडीपी के रूप में टूटने की जो प्रक्रिया है इसी को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और यह क्रेब्स साइकिल कहाँ पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो खोज है उसने किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। नाम याद रखिए, सिस्टर्नी। ठीक है, जो गाल्जी बॉडी है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है उसे क्या किस नाम से जानते हैं? सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? और आपको याद रखना है कि लाइसोसोम किससे बना होता है? एंजाइम से बने होते हैं। ठीक है, इसमें जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं और उसको क्या करते हैं? पचा डालते हैं, पूरी तरीके से पचा डालते हैं। इसी की वजह से हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आगे चलें न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक की खोज किसने किया था? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1931 में। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है, किंतु कुछ पौधों जैसे बाउचेरिया, क्लेडोफोरा, इनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। सामान्यतः तो ये होता है कि कोई भी सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल होनी चाहिए, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही न्यूक्लियस नाभिक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन आगे देखेंगे कि डीएनए केवल न्यूक्लियस में नहीं होता, शरीर में और भी कहीं पर होता है। कहाँ पर होगा वो देखेंगे। शरीर का मतलब सेल में। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है और डीएनए का काम क्या होता है? जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना। जैसे कि आपके संतान की, आप मुझे सुन रहे हैं, आप लड़की हैं या लड़का मुझे नहीं पता, लेकिन
आपके बच्चे की शरीर की आकृति कैसी होगी, उसका नाक कैसा होगा, आँख कैसा होगा, कान कैसा होगा, ये आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ की जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जीन पर डिपेंड करता है। और यही पैतृक लक्षण है कि उसका बच्चे का नाक कैसा होगा, कान कैसा होगा, ये डीएनए ही तय करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे तय करता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये क्या है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। डबल हेलिक्स मॉडल ये दिया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। आपको नाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डीएनए की खोज मिसर ने किया था, लेकिन डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए एक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनक से संतानों में ले जाता है। पेरेंट्स से क्या करता है? बच्चों में जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं उनको ले जाता है। पेरेंट्स के लक्षण का मतलब आपको गुस्सा आता है तो ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे को गुस्सा आएगा, ये कोई पैतृक लक्षण नहीं है। पैतृक लक्षण का मतलब है कि बाल कैसा होगा बच्चे का, आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके व्यवहार से मतलब नहीं है। यह न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो डीएनए होता है वो केवल न्यूक्लियस में ही नहीं होता, इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, बाहर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, और अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। क्लियर? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ट्रांसजेंडर की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल जिसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी अर्थात 46 होते हैं। पुरुषों में 44 प्लस XY और महिलाओं में 44 प्लस XX होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब सभी XX होते हैं, सभी। ठीक है, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो सभी XX जोड़े के रूप में होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? 23वां जोड़ा या तो XY होगा या तो XX होगा। ठीक है, अगर XX है 23वां जोड़ा तो क्या कौन होगी? वो फीमेल होगी। और 23वां जोड़ा अगर XY है तो वो कौन होगी? होगा मेल होगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल का निर्धारण कैसे होता है? ये होता है गुणसूत्र से, क्रोमोसोम से। आप जैसे अगर आप मेल हैं तो आपका गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र है अर्थात 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वो क्या होगा? XY होगा। फीमेल है तो वो उसका गुणसूत्र XX होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में अगर ये महिला है उसका गुणसूत्र XX है, पिता है XY है, पिता की ओर से X गुणसूत्र गया और माता की ओर से भी X गुणसूत्र गया तो क्या निर्माण होगा? XX बनेगा और XX का मतलब है फीमेल। पिता की ओर से Y गुणसूत्र गया और माता की ओर से X गुणसूत्र गया तो क्या निर्माण होगा? XY। XY का मतलब लड़का जो होगा, जो बच्चा होगा वो मेल होगा, पुरुष होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, जो भी बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, अर्थात ये मेल और ये फीमेल, ये डिसाइड कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, क्योंकि पिता के पास ही X और Y दोनों गुणसूत्र है। माता के पास तो XX ही है, चाहे ये वाला X गुणसूत्र जाए चाहे ये जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिता की ओर से अगर X गया तो लड़की होगी और Y चला गया तो लड़का होगा। अर्थात संतान की लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका होती है। हालांकि ये सारी चीज़ें नेचुरल है, इसको हम प्राकृतिक कहेंगे। आर्टिफिशियल तरीके से हम नहीं कह सकते कि हमारा Y गुणसूत्र जाए या X जाए। ठीक है, ये नेचुरल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और XX गुणसूत्र मिलने पर पुत्री होती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें और मुझे बतानी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये रही सेल,
सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये बाकी अंग है राइबोसोम वगैरह। न्यूक्लियस को बाहर निकालिए। न्यूक्लियस में ही अभी आपने देखा कि डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस में ही क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ इस आकृति का होता है। इसके ये जो आप अंग देख रहे हैं इनको थोड़ा सा और फैलाइए, जैसे स्प्रिंग होती है, इसको आप फैलाते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जीन का निर्माण होता हुआ आपको दिखेगा और इसी से बनता क्या है, डीएनए। ठीक है, तो जो आपने अभी देखा कि वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, वो क्या है, यही डबल हेलिक्स मॉडल है कि इसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, स्पाइरल नुमा होती है। ठीक है, स्पाइरल होती है, यही कहलाता है डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कई ये क्षारों से निर्मित होती है, इसमें ACTG, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन बेस होते हैं। ये जो डीएनए आप देख रहे हैं, ये डीएनए इसमें ये बेसों से बने होते हैं, बेसिस से बने होते हैं, जिसमें 4 बेस होते हैं, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। क्लियर। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर वो प्लांट सेल है तो हरित लावक में पाया जाता है। क्लियर। निम्न में से कौन सा सही है, प्रायश लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। देखिए मैंने आपसे पूछा था कि जो कोविड-19 का वायरस है वो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो HIV का वायरस है, HIV का जो वायरस है, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना होता है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि वायरस जो HIV का वायरस है उससे सवाल बना दिया। मैंने बताया था कि हर वायरस का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46। आगे देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, इसका रीज़न है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज़ आपने देखी होगी, म्यूटेशन होते हैं जिसमें जीव होता है उस सेल की वजह से जो चेंज होते हैं, चेंज होने से जीवों का निर्माण, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। आगे चलें। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। छिपकली किस लिंग की होगी, मेल होगी, फीमेल होगी, इसका निर्धारण होता है टेम्परेचर से। ठीक है, पर्यावरणीय ताप से होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। जो पौधों की कोशिका और जंतुओं की कोशिका अलग कैसे होती है, तो हमने देखा था सेल वॉल की वजह से। जो पौधों की कोशिका होती है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्लियर। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जो जंतुओं की कोशिका होती है उसमें क्या नहीं होता, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, क्योंकि सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसमें होती है, पौधों में होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस का क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलें। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सेम क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली हमने देखा था कि यहाँ पर ये बनी होती है लिपिड से भी बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों कवर किया। और इसमें कुछ क्वेश्चन एक और है स्टेम सेल के बारे में, ये देख सकते हैं। कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। स्तंभ कोशिका का मतलब होता है स्टेम सेल। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि इनके द्वारा आप विभिन्न अंगों का निर्माण कर सकते हैं। स्टेम सेल से आप लीवर बना सकते हैं, किडनी बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं, किसी की नाक बना सकते हैं, कान बना सकते हैं। इन स्टेम सेल्स में इतनी ताकत होती है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या असत्य है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। बिल्कुल सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। इस स्टेम सेल से किसी भी प्रकार की कोशिका आप
ऊतक, अंग सब कुछ बना सकते हैं। यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। गलत हो जाता है यहाँ पर। स्टेम सेल केवल भ्रूण में नहीं पाया जाता है, बल्कि स्टेम सेल शरीर के अन्य भागों में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज डाला था मैंने, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि स्टेम सेल जो होती है वो केवल एम्ब्रायो में, भ्रूण में ही ना पाया जा करके, या हमारे जहाँ से RBC, WBC का निर्माण होता है, यहाँ से भी निकाली जा सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसका नाम क्या है। ठीक है, स्टेम सेल मैंने बताया आपको कि ये विभिन्न, इससे किसी भी अंग का आप निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल केवल भ्रूण में ही ना पाया जा करके, यह हमारी बड़ी हड्डियाँ, जो भी बड़ी हड्डियाँ, मोटी हड्डियाँ होती है जैसे फीमर, ठीक है, फीमर के हिस्से में भी पाई जाती है। तो स्टेम सेल कहीं से भी निकाल करके इसको हम बना सकते हैं। इससे संबंधित कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं जो कि यहाँ हम डील नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।